गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव टू नेचर। दोस्तों, अभी तक हम भारतीय भूगोल के सामान्य परिचय के रूप में पढ़ रहे थे। आज हम भारत के भौतिक भूगोल के अंतर्गत भारत के प्राकृतिक प्रदेश और 6 उप भौतिक भू आकृतिक प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके अगले टॉपिक होगा हमारा भूगर्भिक चट्टानें तथा उनमें पाया जाने वाली धात्विक और अधात्विक खनिज। सबसे पहले हम भारत के संबंध में बातचीत करें तो हम शुरुआत करते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन के अनुसार ये सिद्धांत महान भूगोलवेत्ता अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था कि जो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार का जो भूखंड है, एक समय गोंडवाना लैंड का भाग है। सबसे पहले कि इसका बहुत पुराना इतिहास रहा है। लेट पैलियोजोइक इरा एंड अर्ली मीसोजोइक के समय सभी कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे एक महान भूखंड के रूप में, सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में, जिसे हम पेंजिया नाम देते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के अनुसार जब सभी कॉन्टिनेंट में संवहनी धारा के माध्यम से वो एक दूसरे से दूर जा रहे थे, तो ये जो पेंजिया नाम का एक बड़ा भूखंड है वो 2 हिस्सों में विभाजित हो जाता है। एक का नाम लॉरेंसिया लैंड, जो ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध में है, उसे लॉरेंसिया लैंड, और नीचे की तरफ जो दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित जो भूखंड है उसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आपका दक्षिण अमेरिका, साउथ अफ्रीका यानी अफ्रीका महाद्वीप पूरा, और भारतीय प्लेट, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, तो ये आपके भूखंड थे, जिसमें कि भारतीय प्लेट जो ये जो प्रायद्वीपीय पठार का ये वाला भाग है, ये नीचे वाला हिस्सा, ये पहले अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल समीप था, पर ये मीसोजोइक इरा यानी 200 मिलियन वर्ष पहले की बात है, जब महाद्वीपीय विस्थापन यानी सभी जो कॉन्टिनेंट थे वे एक दूसरे से दूर जा रहे थे, तो भारत का जो भूखंड है जिसे हम इंडियन प्लेट कहते हैं, ये उत्तर पूर्व की ओर, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है कि भारत का जो ये भारतीय प्लेट था वो अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल समीप था, लेकिन ये उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही थी, और उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने के परिणाम स्वरूप होता क्या है कि इंडियन प्लेट जो है एक छोटा प्लेट था, इससे एक बड़ा प्लेट जिसे हम यूरेशियन प्लेट कहते हैं, ये यूरोप और एशिया का दोनों मिलाकर यूरेशियन प्लेट कहते हैं। यूरेशियन प्लेट और आपका इंडियन प्लेट जब उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही थी, तो इन दोनों प्लेटों के बीच यानी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इन दोनों प्लेटों के बीच में यहाँ पर आपका एक सागर था। इसके बीच में हमारा इसमें कुछ पुरानी है
और कुछ नया भूखंड। तो ये पहले यानी इतना ही, ये आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा केवल था जब यहाँ पर एक सागर था जिसका नाम था थेटिस सागर। थेटिस सागर। जब दोनों प्लेट आपस में टकराती हैं तो थेटिस सागर में उपस्थित मलबे, अवसादी चट्टान सभी वलित होकर यानी मुड़कर एक हिमालय पर्वत के रूप में निर्माण होता है। हिमालय पर्वत के रूप में निर्माण होता है। आप देखेंगे कि नंगा पर्वत से लेकर और पूर्व में नामचा वर्मा तक, यहाँ तक आप ये हिमालय पर्वत के रूप में, इसकी कुछ ऊंची ऊंची चोटियाँ, इसकी 3 लंबी श्रृंखलाओं में बढ़ जाता है। एक तो आपका ग्रेट हिमालय जिसे बोलते हैं, ग्रेट हिमालय, और दूसरा आपका लघु हिमालय, इसी के समानांतर लघु हिमालय, और इसी के समानांतर आपका शिवालिक। तो ये 3 तरह से, मतलब 3 हिमालय पर्वत की लंबी श्रेणियों के रूप में निर्माण होता है। और ये थेटिस सागर था, यहाँ से ये विलुप्त हो जाता है। तो जो इंडियन प्लेट का उत्तरी किनारा था वो द्रोण के रूप में, बेसिन के रूप में, एक गहरी घाटी के रूप में हो जाता है। कैसे? आप कुछ यूँ समझिए, ये यहाँ पर इसे साउथ यानी ये दक्षिणी सिरा मान लीजिए, और इसके बाद ये पठारी का अंतिम सिरा, फिर ये आपका शिवालिक, लघु और ग्रेट हिमालय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर एक गार्ज यानी थेटिस सागर जो था वहाँ पर एक गड्ढे के रूप में। फिर क्या हुआ, जो हिमालय पर्वत की कुछ विशेषताएं हैं, निम्न विशेषताएं हैं कि इनकी चोटियाँ काफ़ी ऊंची ऊंची थी, और इसके बाद गहरी घाटियाँ, और जो नदियाँ थीं, नदियाँ हिमालय पर्वत से बहुत तीव्रगामी रूप से बहती थी। तो अपने साथ जो मलबे के रूप में, गाद के रूप में, बालू मिट्टी के रूप में वो लेकर आती थी, और इधर से जो पठारी नदियाँ थी वो भी इन मलबों को, इस बालू को, मिट्टी को, और ऊपर से इधर हिमालय पर्वत से, तो ये दोनों, ये हिस्सा क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पर जो गड्ढे रूप में यानी बेसिन रूप में, द्रोणी के रूप में था, ये भर जाता है। तो हम इसी को हम आज के समय, ये बीज वाला हिस्सा है, एक मैदानी हिस्सा है जिसे हम उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। उत्तर का विशाल मैदान। तो पर्वत के निर्माण के, यानी हिमालय पर्वत के निर्माण के बाद यहाँ पर जो हिमालय पर्वत से और पठारों से बहने वाली जो नदियाँ थीं वो अपने साथ लाए हुए मिट्टी, बालू, गाद, मलबे और जो सेडिमेंट्री अवसादी, ये अवसाद को लेकर जमा कर देती, और यहाँ पर एक सिंधु गंगा का एक विशाल मैदान जिसे उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। इसके उपरांत जो, यदि हम प्रायद्वीप पठार की बात करें तो यह एक प्राचीनतम, पृथ्वी का एक प्राचीनतम भूखंड है जो स्थिर है। कम ऊंचाई वाले पहाड़ी, इसमें जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं कम ऊंचाई वाले, और ये आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बनी हुई और चौड़ी चौड़ी घाटियाँ पाई जाती हैं। यानी ये जो पठारी हिस्सा है इन पर बहुत ज़्यादा ऊंचाइयाँ नहीं हैं, औसतन 600 मीटर, और ये जो पाया जाने वाली पहाड़ियाँ भी होती हैं 600 मीटर होती हैं। इसके अलावा इधर आपका
ये शिलांग पठार पे छोटे छोटे 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिसे हम गारो, खासी और जयंतिया, ये भी, और इधर 2 और छोटे छोटे पहाड़ियाँ हैं। ये सभी आपके किसके हिस्से हैं? पठार के हिस्से हैं, प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं। हुआ क्या कि यहाँ पर जो हिस्सा था, निकला हुआ हिस्सा था, वो यहाँ भ्रंश के कारण, भ्रंश यानी अवतलित होकर, यहाँ पर जो भूमि थी वो अवतलित होकर नीचे दब जाती है और ये हिस्सा क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो आज हम इसे किस नाम से जानते हैं? मालदा गैप के रूप में जानते हैं। यहाँ पर आपका राजमहल पहाड़ी है, तो इसे हम राजमहल गारो गैप भी कहते हैं, या फिर इसे मालदा गैप के रूप में भी जानते हैं, मालदा गैप के रूप में। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो पश्चिमी तट हैं, भारत का पश्चिमी तट और भारत का जो पूर्वी तट है, इस तटों का निर्माण कैसे हुआ? इन तटों का निर्माण, तो ये आपका समुद्र स्थल और ये आपका कॉन्टिनेंट के रूप में, यानी ये प्लेट ऊपर की तरफ, और जो ये आपका नीचे, तो यानी ऊपर और नीचे ये आपका बिल्कुल एक तरह से कुछ इस तरह समझिए, एक खड़ी ढाल वाली है। तो यहाँ पर ये काफ़ी खड़ी ढाल वाली है और फिर इस तरह से स्लोप होते हुए ये धीरे धीरे जो पूर्वी तट है वो बिल्कुल नीचे हो जाती है, पर जो पश्चिमी तट है वो ऊंचाई पर है। तो इसे हम बोलते हैं उत्थान और निर्गमन के कारण ऐसा हुआ। तो ये आपका पश्चिमी तट और इधर आपका पूर्वी तट, तो ये आपका हो गया। और यहाँ पर छोटे छोटे कुछ द्वीप समूह हैं, जिसे हम लक्षद्वीप समूह कहते हैं, और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अब हम ये आपको समझा क्या रहे थे कि भारत के जो प्राकृतिक प्रदेश हैं वे 4 प्राकृतिक प्रदेश होते हैं। आप इसे याद कर लीजिए कि भारत में कुल कितने प्राकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं, तो 4। वो कैसे? आइए हम इसे काउंट करते हैं। सबसे पहले कि आपका पहला, भारत में कुल 4 प्राकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं। पहला आपका पर्वतीय क्षेत्र, यानी जो उत्तर और पूर्वोत्तर, यानी उत्तरी और पूर्वोत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। तो पहला ये प्राकृतिक प्रदेश हो गया। दूसरा प्राकृतिक प्रदेश क्या है? विशाल मैदान, यानी जो सिंधु गंगा का विशाल मैदान है उसे बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। ये दूसरा आपका प्राकृतिक प्रदेश हो गया। तीसरा क्या है आपका? ये पठारी वाला हिस्सा, ये जो बीच का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये यहाँ से लेकर इस तरह से ये आपका प्रायद्वीप पठार है। तो तीसरा हो गया आपका प्रायद्वीपीय पठार। और चौथा आपका प्राकृतिक प्रदेश क्या है? तट, यानी पश्चिमी तट, पूर्वी तट मिलाकर एक, और आपका लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस तरह से आपका तट और द्वीप, तट व द्वीप, तो ये मिलाकर आपके एक प्राकृतिक प्रदेश हो गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेश होते हैं। देखिए, मैं आपको इसके पहले ये कहानियाँ क्यों सुना रहा था? तो ये कहानियाँ सुनाने का हमारा मतलब ये था कि आप इसे आसानी से समझ सके कि भारत के ये 4 प्राकृतिक प्रदेश कैसे। तो हमने बताया कि हिमालय पर्वत का, यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र का निर्माण, फिर विशाल मैदान,
और ये आपका प्रायद्वीपीय पठार, और तीसरा हो गया, चौथा आपका पश्चिमी तट, पूर्वी तट मिलाकर, और लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये एक यानी तट और द्वीप मिलाकर। तो इस तरह से आपके 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं। अगला जो टॉपिक है कि 6 उपभौतिक और भू आकृतिक प्रदेश। तो भारत में कुल 6 उपभौतिक प्राकृतिक प्रदेश। कैसे? तो भारत में क्या है कि शैल स्तर क्रम, उच्चावच और विवर्तन की प्रक्रमों के आधार पर इसे 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेश के रूप में बांटते हैं। वो कैसे? आइए हम आपको बताते हैं 6 कैसे हुए। ऐसा हम क्यों करते हैं? भारत की विविधताओं को अच्छे से अध्ययन करें, इस वजह से हम इसे 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेश के रूप में बांटते हैं। सबसे पहले कि जो उत्तर और पूर्वोत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, ये तो है ही आपका उत्तरी और पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र पहला आपका ये हो गया उपभौतिक प्रदेश। दूसरा आपका एक तो विशाल मैदान के रूप में बताया, तो ये हो जाएगा आपका सिंधु व गंगा का विशाल मैदान, क्योंकि ये जो नदियां हैं ये प्रमुख रूप से सिंधु और गंगा के जल धाराओं से ये निर्माण हुआ। तो सिंधु और गंगा का विशाल मैदान। तीसरा आपका ये जो पठारी हिस्सा है इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। चौथा आपका तट, इसमें आपका पूर्वी व पश्चिमी तट दोनों मिला के तट। पांचवा आपका द्वीप, जिसमें कि आपका लक्षद्वीप और आपका अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। आपका छठा कौन सा है? तो छठा आपका ये यहाँ पर ये राजस्थान की कुछ हिस्से और कुछ गुजरात के हिस्से, ये वाला जो है आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है। क्या है आपका? मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है? तो ये आपका थार मरुस्थल। तो इस तरह से आपके भारत में 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेश हो गए और 4 आपके भारत के प्राकृतिक प्रदेश हो गए। तो इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट होता है दोस्त। आप इसे नोट कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपके जो समस्या होगा उसको समाधान करने की कोशिश करूँगा। अगले टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे भूगर्भिक चट्टान तथा उनमें पाए जाने वाली धात्विक और अधात्विक खनिजों के बारे में। ठीक है दोस्त, और मैं अगले अध्याय में पढ़ाऊंगा ये टॉपिक्स। तो इस टॉपिक और इन दोनों टॉपिक्स को मिलाकर आपसे 10 सवाल करूंगा। आप उन 10 सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है मित्र? हाँ, कीप स्माइल। हेलो, अब यहीं पर इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा और फिर हम अगले वीडियो लेक्चर मिलेंगे। और आपको आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फिर हम अगले अध्याय मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, कीप स्माइल।